हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक नॉलेज एसटीसी में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 8 के साइंस का सेकेंड चैप्टर सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु के बारे में। सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु के बारे में। तो चलिए आज के यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में कौन कौन सी बात बताई गई है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया गया है। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी जीव होते हैं या फिर हमारे जीवन में सूक्ष्म जीव किस तरह से हानि पहुंचाते हैं। इसमें है, हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें ही सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसको पहले बड़ा कर लेते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफेद काले धब्बे से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म रचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचना क्या है? यह कहाँ से आई? इसमें है 2.1 में सूक्ष्म जीव। अब क्रियाकलाप 2.1 में है, बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल का एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? फिर क्रियाकलाप 2.2 है। इसमें है, एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्मजीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? फिर है, इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इनमें से कुछ जैसे जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। फिर है, सूक्ष्मजीव को 4 मुख्य वर्गों में बाँटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोज़ोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोज़ोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। विषाणु के बारे में अब दिया हुआ है। विषाणु यानी वायरस भी सूक्ष्म होते हैं। ये भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा ही होता है। ये सब जो भी रोग है, ये किससे होते हैं? विषाणु द्वारा ही होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। फिर है, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग यानी टीबी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, इनमें से कुछ सूक्ष्मजीवों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं। सूक्ष्मजीवों के विषय में आप 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं। यह जो है स्पाइरल जीवाणु है, ये 2.1 है। जीवाणु का चित्र है, ये छड़नुमा जीवाणु इस तरह से होता है। फिर है क्लोमैडोमोनास यानी शैवाल है। इसके बाद है स्पाइरोगैरा, इस तरह से है। फिर है ये अमीबा इस तरह से है। पैरामीशियम ये प्रोटोजोआ है। फिर है कवक है, रैजोपस, ब्रेड मोल्ड। फिर है पेनिसिलियम। फिर है एस्पायरोजीलस। यह जो है वायरस का चित्र है, विषाणु का। यहाँ से है सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि शैवाल तत्व एवं कवकीय बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं या होते हैं। यह बर्फीली शीत से उष्ण उष्ण यानी गर्मी
स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। यह क्या है? जीवाणु समूह में रहते हैं। उसके बाद है मित्रवत सूक्ष्मजीवी। मित्रवत यानी जो हमारे लिए उपयोगी है, फायदा वाला है, वो है। सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। फिर है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतुओं अवशोषण विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि एवं कृषि उर्वरता मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है दही एवं नेक्स्ट टॉपिक में है दही एवं ब्रेड का बनना। ये भी फायदे वाला है। जीवाणु आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। हमने अपनी माँ को गर्म यानी गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसे क्यों? तो फिर है दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। दही में क्या होता है? अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, बहुत सारे सूक्ष्मजीव पाए, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है दूध को दही में बदलता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, चीज़ जिसको बोलते हैं, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादक में सहायक है। रवा यानी सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? क्रियाकलाप 2.3 है। एक बर्तन में हाफ किग्रा यानी किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। गर्म जल से इसमें थोड़ा मात्रा एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? आप अपने गूंथे हुए मैदे को उठा हुआ फूला हुआ पाया। यीस्ट पाउडर के साथ जो मैदा मिलाइए है। फिर खमीर दोबारा उठा हुआ मैदा। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देता है। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। क्रियाकलाप 2.4 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें हाफ चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटे के लिए उष्ण यानी गर्म स्थान पर ढक कर रखिए। अब विलयन को सूंघकर देखिए। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन यानी अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। सूक्ष्मजीव के औषधीय उपयोग यानी दवा बनाने में जो उपयोग होता है। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। ये बीमारी पैदा करने के वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक के अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन
टेट्रासाइक्लिन एवं एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोगी की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग का फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं, अथवा तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार के फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। इस प्रकार के फफूंद से क्या बनाई गई? पेनिसिलिन बनाई गई। फिर है पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों की संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधे के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ये प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का उपयोग जो है कुछ पौधों में भी रोकता है, उसको रोकने के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक की दवा लेनी चाहिए, तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक उस समय लेंगे तब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देते हैं। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है। यह जो है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक जो दे देता है सर्दी में, या उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वह वायरस से होने वाला रोग होता है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। वैक्सीन क्या? अब वैक्सीन के बारे में देखेंगे। टीका यानी वैक्सीन क्या है? शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? जब रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, तो शरीर की कोशिका उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षा उत्पन्न करके रोगकारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। यह रोगकारक सूक्ष्मजीव से हमारी सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका यानी वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन यानी टीके द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज 1798 में की। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा के लिए टीका यानी वैक्सीन दिए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता-पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों की सुरक्षा की आवश्यकता है। अथवा आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए अपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन प्लस पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों में दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका यानी वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्मजीव के टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कुछ जीवाणु एवं नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यह उसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण नील हरे शैवाल इसका फिगर है। ये पर्यावरण का शुद्धिकरण
आपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली और भूजो और दूसरे विद्यार्थियों ने घेरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियां का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढों में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने के यह खाद में परिवर्तन हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। क्रियाकलाप 2.5 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। उन्हें ए एवं बी चिन्हित कर दीजिए। एक गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें एवं प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अवशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल एवं खिलौने के टूटे हुए टुकड़े में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ? कुछ सूक्ष्मजीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को पादप कभी-कभी सड़ते हुए कभी-कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोगी कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्मजीव का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। हानिकारक सूक्ष्म क्या है, उसको अब पढ़ेंगे। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार के हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में जल, वायु, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, यह संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग इसके उदाहरण है संचरणीय रोग के। फिर है, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगाणु वायरस भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के रूप में ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तब अपना संचरणीय रोग का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? हमें छींकते समय अपनी मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसे संदूषित भोजन करेगा उसको बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम
मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? अध्यापक हमसे क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दें? सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों के एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थान को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपयोग की सूची बनाने का प्रयास कीजिए, जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। उसके बाद आता है सारणी 2.1 यानी मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाला सामान्य रोग। क्या मानव रोग कारक जिसके द्वारा होता है रोग कारक सूक्ष्मजीव। इसके बाद संचरण का तरीका यानी फैलता किसके द्वारा, कैसे फैलता है वो। फिर बचाव के समान उपाय है। क्षय रोग यानी टीबी जो होता है जीवाणु से होता है या वायु के द्वारा फैलता है। इसमें रोगी व्यक्ति की पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण या बचाव का हो गया। फिर खसरा जो है वायरस के द्वारा फैलता है, वायरस से फैलता है और यह वायु के द्वारा फैलता है। इसमें भी सेम है। चिकन पॉक्स या वायरस के द्वारा होता है यह रोग, फिर फैलता है वायु एवं सीधे संपर्क से फैलता है। इसमें भी ये चीज होगा। फिर है पोलियो जो है वायरस से होने वाला बीमारी है और जल वायु दोनों से फैलता है। फिर है हैजा जो है यह भी जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है, फैलता जो है जल और भोजन दोनों से ही फैलता है। इसके बाद है व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण, इससे बचाव थोड़ा हो सकता है। फिर है टाइफाइड जो है जीवाणु से होता है और जल से फैलता है। हेपेटाइटिस ए यह वायरस के द्वारा होता है, जल से फैलता है। उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए। फिर है मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है और फैलता है मच्छर के द्वारा। मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रासायनिक का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न होने दें। देखेंगे मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं, जो हम लोग ने देखा। जंतुओं में रोग कारक यानी जीवाणु, अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रोसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो इस जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव को अब देखेंगे। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधे में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ उत्पादक रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायन का प्रयोग करके इन्हें सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण किया जा सकता है। सारणी 2.2 सूक्ष्मजीव द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। पादप रोग, नींबू कैंसर होता है जीवाणु से, यह जो है फैलता है वायु से। गेहूं की रस्ट या कवक से होता है और वायु एवं बीज से फैलता है। फिर है भिंडी का पीत वायरस से होता है और कीट से फैलता है। इसके बाद है खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग को जानेंगे।
भुजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वोमन यानी उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि खाद्य विषाक्तन के कारण यानी फूड पॉइजनिंग के कारण होने वाली स्थिति है। मृत्यु भी हो सकती है उसमें। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परीक्षण एवं भंडारण के उपयोग के विषय में पढ़ा था। हम आप पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड में कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है। इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता है। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। रासायनिक उपाय है। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल की प्रयोग द्वारा अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण जैम, जेली एवं स्क्वैश का परीक्षण चीनी के द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण तेल एवं सिरके का उपयोग अचार के संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकते हैं। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चीकृत है। पाश्चीकरण क्या है? आप पाश्चीकरण को जानेंगे। पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसलिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसे करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चीकरण कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बच जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा, जो लेग्यूम पौधों दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम की ग्रंथिकाओं लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। कभी-कभी कभी-कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझेंगे। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधों इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिक का संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उसने प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनीय यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजनीय यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनीय यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। यह पूरा बताया गया है कैसे। तो यहाँ शुरू करते वायुमंडलीय नाइट्रोजन। यह जो है सीधा वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नील हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। फिर उसके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित करता है। उसके बाद जब मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक फिर जो है जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करता है। फिर इस तरह से वायुमंडल नाइट्रोजन में फिर यहाँ से पौधे द्वारा अवशोषण होता है। नाइट्रोजन मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन पौधे अवशोषण करते हैं। उसके बाद जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, फिर है उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। ये जो है नाइट्रोजन चक्र है। तो आपने क्या सीखा, यह समरी दिया हुआ है यहाँ पे, पूरा जितना पढ़े उसका समरी है ये। पॉइंट है, सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के परिवर्तन में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतु के शरीर में पाए जाते हैं। ये बहुकोशिक होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ कुछ शैवाल सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विषाणु केवल परपोषित जैसे जीवाणु, पादप या जंतु से गुणन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधे की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये कुछ वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है।
मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु को और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है।